और पढ़े थे ना कल, क्या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़े थे कल हम लोग। क्या करें, हम रुक जाए कि पढ़ाना चालू करें यार, आता नहीं है कोई फिर ये वो। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा रिवीजन। एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज, मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म क्या था। जो भौतिक है, जो दिख सकता है वही सच है, और जिसको माइंड देख सकता है वो सच है। दो बातें, माइंड जिसको देख सकता है जरूरी नहीं है कि वो चीजें भौतिक हो, जैसे विचार भावनाएं। तो उससे जो रियलिटी बनती है उसको आइडियलिज्म कहते हैं, और जो भौतिकता से बनती है जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव अजीव निर्जीव जितनी है, ये सब क्या हो गई, मटेरियलिज्म से हो गई। मटेरियलिस्ट अगर आप देखेंगे व्यू, तो आप दुनिया को कैसे जानेंगे। जो चीज दिख रही है तो उस चीज को मापा जा सकता है, उस चीज के साथ प्रयोग किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, बन गया है अस्तित्ववाद, एम्पेरिसिज्म। आइडियलिज्म जो आइडिया है, जैसे सत्य क्या है, ठीक है। तो सत्य को देखा तो नहीं जा सकता, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि हाथ में पकड़ लिया सत्य, उसको महसूस किया जा सकता है, रीजन से, लॉजिक से, युक्ति लगा करके उसको खोज के निकाला जा सकता है। तो वहां से क्या आ गया, रैशनलिज्म आ गया, ठीक है। इस पे कल तो बहुत ज्यादा डिस्कस किए ही थे, शॉर्ट में इतना ही है। अब आज हम लोग जो है महान लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रीस के महान दार्शनिक, ठीक है। अब सुकरात महोदय महोदय जो थे ना, सुकरात महोदय थे थोड़ा फिल्म, मतलब सुकरात क्या थे, ग्रीस के जो उस जगह के। अब ग्रीस वो चीज थी, सुकरात एक दार्शनिक थे। वो थोड़ा ऐसे करके दिखते थे, ठीक है। अभी मत बोलिए कि सर आप देखे हैं, कार्टून सब में देखे हैं। दाढ़ी वाड़ी ऐसे बढ़ा हुआ, ऐसे सन्यासी नहीं होते, गंजा आदमी, दाढ़ी वाड़ी ऐसे करके बढ़ा हुआ पूरा, और हल्का घुंघरेला बाल और घुंघरेला दाढ़ी, दाढ़ी भी घुंघरेला था, बाल भी घुंघरेला था, ठीक है। और माथा जो है वह बहुत कुछ था, ज्यादा कुछ होने के कारण जिसके माथा में बहुत ज्यादा चीज रहता है शायद उसके माथा पे बाल नहीं रह पाता है, बोलता है बहुत गर्मी है तेरे हेड में, निकल। तो सुकरात महोदय जो है बेचारे ऐसे करके थे। तो सुकरात महोदय क्या थे, दार्शनिक थे, बहुत इज्जत पाते थे, ठीक है। और केंद्र थे जो है ग्रीक के, ग्रीस के बौद्धिक कल्चर का केंद्र थे एकदम, समझिए। जैसे प्राचीन भारत में कैसे शंकराचार्य का महत्व था, तो शंकराचार्य बनना आम बात नहीं होता था, उसकी क्वालिटी अलग होती थी। अब तो सब क्या है कि पंथ वंथ बन गया, सब ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो अब अलग चीज हो गई। शंकराचार्य में वो गुण, वो तेज, वो दिखाई पड़ भी नहीं करता। सिर्फ ऐसे लगता है कि एक लीडर है और उसमें लीडरशिप वाला गुण है। तो अभी सुकरात महोदय जो है, बुद्धि और ज्ञान के लिए, इसीलिए माफ करना, काइंडनेस, ये वो चीज है बुद्धिज्म में बताई गई है। बुद्धिज्म एक कितना प्रैक्टिकल चीज, हम लोग के सिलेबस में भी है। उसको जब पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि भाई कितना गजब चीज है ये बुद्धिज्म में। मतलब चीजों को बड़ा प्यार से, मतलब भिखारी लोग हम मतलब जानने का, देखने का कोशिश करते थे कि ये लोग बाहर से ऐसा दिखता है ना, इन लोग का जीवन कैसा होता है, मतलब भीतर से कैसा होता है ये लोग। हम लोग इसको जैसे ट्रेन में ऐसे देखते हैं, वैसे हम लोग तो बड़ा चीची वाले दृष्टिकोण से देखते हैं ना। हम जाके फिर चिपक जाते थे उन लोग से, उन लोग से ऐसे बात करते थे जैसे हमको कोई ये ही नहीं हो कि ये लोग गंदा है, शरीर महक रहा है, ऐसे वैसे है, फटा कपड़ा पहने, कुछ नहीं, एकदम ऐसे बात करते जैसे नॉर्मल आदमी से बात कर रहे हैं। तो हम देखने जानने की कोशिश करते थे। तो कई बार ऐसे भिखारियों से दोस्ती हो जाए, तो पता है क्या दिखता था, कि आपको जो आदमी ना भीख देने देने वाले को जो आदमी दुखी दिखाई पड़ता है, मतलब हम लोग भीख देते हैं ना तो हम लोग को लगता है अरे दुखी है, बेचारा है, ऐसे वैसे। उसको जब जिसके डालते हैं दया के मारे, जिसके भिक्षा पात्र में हम चीजें डाल रहे हैं, जिसपे दया कर रहे हैं, उसके साथ बैठोगे जानोगे तो पता चलेगा ना कि भाई ये बंदा तो इतने मजे में है कि भीख देने वाला मजे में नहीं है, इतना ज्यादा इसके भीतर खुशी है। और फिर आप देखोगे कि वो जो है ना ऐसे ठंडी जमीन पे सो गया, ठंडे के दिन में एक पॉलिथीन बिछाया उसके ऊपर सो गया, लेकिन उठा तो उसके चेहरे पे शिकन नहीं है, कुछ नहीं है, मस्त है, हंसी मजाक कर रहा है, ये कर रहा है। तो भिखारियों की कंपनी जब हम एग्जाम देने आते थे तो उनके साथ बैठ जाते थे, होटल में कौन रुकेगा, वहीं सो जाते थे। तो हमको ऐसा ऐसा अनुभव हुआ ना कि हमको लगा कि यार ये लोग ना, मतलब हम लोग दुखी होते हैं कि होटल और ये वो, ये भाई ये लोग अलगे हैं, मस्त है ये लोग। तो सुकरात जो है ना थोड़ा वैसे ही फकीर टाइप के व्यक्ति थे, कहाँ सो रहे हैं,
कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खाने को मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना अलग जिंदगी में। वैसे लोग का दिमाग खुश रहता है, शांत रहता है, उसके दिमाग को कोई चीज हिलाता नहीं है, क्योंकि वो एडजस्ट कर गया। तो वो माइंड ना एक बहुत फर्टाइल प्लेस है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार, चीजों को सीखने के लिए। बच्चे जैसा माइंड है ना, कहता है ना दिल से बच्चा रहना स्वभाव से। तो वो चीज लर्निंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। सुकरात महोदय जो है, इनका जो है इस तरीके से हम लोगों ने देखा, किसी टाइप के लोग थे। तो अब जो सुकरात महोदय थे, तो इनकी ज्ञान का स्तर जो है ना, ये काफी ऊंचा था और गहरा था। बहुत गहराई थी इनकी। ये हर चीज के बारे में बोले, धरती पे जितनी चीज है ना, सब चीज के बारे में बोले कि ये ऐसा वैसा, उसके बारे में प्रश्न पूछना दर्शन में। तो डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे। अब इनका एक शिष्य था, चेला था, ठीक है, जिसका नाम था प्लेटो। ठीक है, सुकरात का चेला था प्लेटो। इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा आएगा। सुकरात की जो विरासत थी, बौद्धिक विरासत, उसका उत्तराधिकारी प्लेटो ही हुआ। तो अब प्लेटो क्या है कि प्लेटो क्या किया करता था। अब सुकरात तो मलंग थे पूरा, उनको ना उधो का लेना ना माधो का देना, अपना जिंदगी जी रहे थे। लास्ट में क्या हुआ, सच को बोलना। सच के बोलने वाले आदमी के साथ क्या होता है, जो सच बोलता है, जैसे ईसा मसीह थे, सच बोले दया दिखाए, तो क्या किया, सूली पे चढ़ा लिया। चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, चढ़ जाएंगे, क्या करना है, जिंदा रहने के लिए कौन है सब दिन। चढ़ गए आराम से, करेंगे तो वैसा ही काम। तो सुकरात श्रीमान का भी यही हिसाब था। तो इतने उच्च क्वालिटी के लोग हैं, ठीक है। तो अब इनको जो है ना, कोई लाग लपेट नहीं। लास्ट में क्या हुआ, सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत इज्जतदार थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पाते थे। इवन मतलब जो है ना कि इनका इतना इन्फ्लुएंस और इतना फॉलोइंग था कि इनका प्रभाव जो है ना, ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि इनको फादर ऑफ जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जा सकता है, उसके पिता होने के बावजूद। लेकिन क्या हुआ, अंतिम में सुकरात को एक जहर का प्याला दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा सच बोला जो सत्ता को पसंद नहीं आया। तो बोला कि आप जो है, आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सुकरात है भाई, जो उसको मृत्यु दंड सुना रहा है, जिसके अगेंस्ट जो है, जिसका नुकसान हो रहा है, जो उसके ऊपर अथॉरिटी जा रहा है, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा है। उसको भी लग रहा है कि यार इतना रिस्पेक्टेड आदमी है कि आपका शत्रु आपकी रिस्पेक्ट करता है, ये आपकी इमेज है। तो सोचा कि सुकरात को कैसे मारा जाए। सुकरात को मृत्यु दंड तो सुना दिया कोर्ट ने, लेकिन इस बात पे जो है ना सहमति नहीं बन पाने लगी, सुकरात को आखिर मृत्यु दंड कैसे दिया जाए, कौन सा ऐसा तरीका हो जिससे उसके सम्मान की हानि ना हो। और उस टाइम पे मृत्युदंड बहुत गंदे गंदे तरीकों से दिया जाता था। मशीन जैसे बनाए जाते थे कि शरीर को दो पार्ट में चीर दिया जाता था, जानवरों से खिलाया जाता था, बहुत तरह के टॉर्चर, बहुत सारी चीजें होती थी। तो मृत्युदंड बहुत बड़ी चीज थी। तो इनको दिया गया एक विष का प्याला, बोला कि इससे अच्छा और इससे इज्जतदार मौत सुकरात को हम लोग नहीं दे सकते। तो मरते मरते ना जिसने उसको मृत्यु दिया उसने भी रिस्पेक्ट किया। तो ये वाली बात थी सुकरात के अंदर। विष का प्याला पी गए, मर गए। सुकरात महोदय को कुछ लिखना नहीं था, वो बोलते थे बस। बात करना उनको लोगों के साथ पसंद था, बैठना चर्चाएं करना पसंद था। इसको कहते हैं, सुकरात को जो है ना, सुकरात के जो चर्चा करने का प्रोसेस था, उसको कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड। अब समझिएगा कि डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है। इसके लिए एक वर्ड है, डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड का अर्थ होता है सवाल और जवाब। ठीक है, किसी भी चीज को भाषण नहीं देना, ठीक है, किसी भी चीज को सवाल जवाब करना। जैसे अभी क्लास शुरू होने के पहले हम और निखत क्या कर रहे थे कि हम निखत से पूछे कि कैसा चल रहा है तैयारी, तो बोली ठीक चल रहा है। तो हम बोल रहे कि ठीक चल रहा है कि नहीं, मतलब ठीक ही चल रहा है, दौड़ नहीं रहा है, क्यों नहीं दौड़ रहा है। बोली सर नहीं दौड़ रहा है, ठीक चल रहा है। फिर हमने पूछा कि तब संतुष्ट हैं आप अपनी तैयारी से, तो बोली नहीं संतुष्ट नहीं है। तो हम बोले जब संतुष्ट नहीं है तो ठीक कैसे चल रहा है। तो फिर उसने जवाब दिया कि नहीं सर, संतुष्ट आदमी कभी नहीं होता है, कितना भी मिल जाता है, बट ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो क्या हुआ कि हम माहौल को जान रहे हैं पर क्वेश्चन आंसर के द्वारा, ठीक है। हमने उसको ये एहसास कराने की कोशिश की कि अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है और आप संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि तैयारी ठीक नहीं चल रही है। अगर आप संतुष्ट होंगे तो कहेंगे ठीक। लेकिन उसका भी कहना सच था कि व्यक्ति को संतुष्टि कभी नहीं होती है, ठीक है। आप कितने भी अच्छे से पढ़ लें, तैयारी कर लें। हमको भी ऐसा ही लगता था। हमको लगता था, मतलब जब लाइब्रेरी हम साल भर जाते थे ना, तो हमसे पूछता था, तुम कहते थे कि भगवान हमको अगली बार ऐसी दुनिया में जन्म देना जहाँ एक दिन 72 घंटे का होता हो। 24 घंटा कितना कम है यार, इसमें क्या हो पाएगा, और हम कितना पीछे हैं कितने लोगों से। तो उस टाइम पे वही लगता था। अब डायलेक्टिकल मेथड क्या है, प्रश्नोत्तरी इसको कह सकते हैं, प्रश्नोत्तरी मेथड। तो सुकरात और प्लेटो का जो नॉलेज निकला है ना,
वो प्रश्नोत्तरी जो है के द्वारा निकला है। तो ये क्या करते थे, प्लेटो जो है ना, सुकरात के पास ज्ञान था और प्लेटो के पास जिज्ञासा थी। तो प्लेटो क्या करते थे, सुकरात से बातचीत करते थे। अब जो ज्ञान किसको प्राप्त होता है, जिसके पास जिज्ञासा है, मतलब जिसके पास जानने की इच्छा है, ज्ञान तो उसी को ना प्राप्त होगा। जिसको जानने की इच्छा नहीं है, जिसको है कि सिलेबस कवर करना है, जिसको है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, सफलता मिल सकती है एग्जाम में, नो डाउट इस अप्रोच से, हम इसको भी नहीं कहेंगे कि चीज नहीं है। पर ज्ञान ना सफलता से बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान परिवर्तन लाता है और अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। और सफलता क्या होती है कि सफलता सिर्फ एक दरवाजा है जिसको आप पार करना चाहते हैं। अगर आप असफल हुए, उस दरवाजा को आप पार नहीं कर पाए, तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है ना कि आप हवा में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि भाई, नॉलेज जो है ना उसको चेज करो, गोल को चेज मत करो। गोल अपने आप जो है ना उस नॉलेज के अंदर आ जाएगा। तूफान बनो कि जो है कि जब चले तो एकदम उड़ा दे, एग्जाम कुछ भी हो। तो चलिए, मोटिवेशन डोज के बाद प्लेटो महोदय जो थे, प्लेटो महोदय ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द रिपब्लिक। ये ऑरेंज नहीं रखेंगे इसको हम। द रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को नहीं पता है रिपब्लिक का मतलब? चलिए कोई बात नहीं। गणतंत्र ना सर, हाँ, रिपब्लिक का मतलब तो यही होता है ना, क्या चीज? गणतंत्र। हाँ, गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब तो वही हो गया सिस्टम या व्यवस्था कह लीजिए, लोगों का सिस्टम। तो ये किताब जो है ना, ये बहुत अच्छी किताब है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप प्लेटो नहीं पढ़े, अगर आप अरस्तु नहीं पढ़े, तो फिर क्या पढ़े और क्या जिए? मतलब क्या ही जीवन में आप कर लिए? आप पड़ोसी से मिले चाय का दिन, इन बुक्स पढ़ने का मतलब क्या? आप सोचिए कि क्या हम में से किसी को जीवन में ये मौका मिल सकता है कि हम रविंद्रनाथ ठाकुर से जाकर के बात करें, या अल्बर्ट आइंस्टीन से बात करें, स्टीफन हॉकिंग से बात करें, या अरिस्टोटल से बात करें जाकर के, अरिस्टोटल, सुकराटस से बात करें, प्लेटो से बात करें? कभी मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन वो वार्तालाप जो है ना, वो पुस्तकों के जरिए हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने विचार किताबों में रखे। और जब हम किताबों को पढ़ते हैं ना, तो ऐसे समझिए कि उन ग्रेट माइंड से मिल रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से हम उनकी शिष्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये ज्ञान की शिष्यता ऐसी है, समय और काल से एकदम परे है, कोई मतलब नहीं है उसको किस टाइम पे कौन आदमी था, तो सब कुछ है, कर रहा है किसको। द रिपब्लिक नाम की बुक जो है ना, प्लेटो ने लिखी। ये ज्ञान किसका था? प्लेटो ने लिखा, पर प्लेटो ने कहा कि मैंने सिर्फ इसको लिपिबद्ध किया है, मैं सिर्फ लिखने वाला हूँ। स्क्राइब कहते हैं ना, प्लेटो अपने आप को राइटर नहीं कहते थे, ये अपने आप को स्क्राइब कहते थे। राइटर और स्क्राइब में क्या अंतर है? जो मेरे मूल विचार को मैंने अपने हाथों से लिखा है, तो मैं राइटर हो गया। स्क्राइब कौन हो गया? स्क्राइब वो हो गया जिसने मेरे बिहाफ पे लिखा। हालांकि ये कह नहीं रहे थे सुकराट्स कि जो है कि मेरे विचारों को लिखो और किताब बनाओ, लेकिन प्लेटो लिख रहा था, क्योंकि प्लेटो को लग रहा था कि इस धरती पर दूसरा सुकरात पैदा नहीं होगा। जबकि सुकरात कहता था कि 1000 सुकरात आएंगे, 1000 सुकरात जाएंगे, ठीक है। सबको कहो कि अपने अपने सत्य का खोज करे, और खोजने के लिए सिखाओ सबको। ये नहीं कि हमने जो कह दिया उसको ज्ञान बना दो। पर प्लेटो तो उनका फैन बनना पड़ा था, तो बोला कि ना, मेरा गुरु इतना विलक्षण कभी नहीं आएगा। और बहुत हद तक शायद प्लेटो की बात आगे जाकर के सच भी हुई। तो द रिपब्लिक किताब इन्होंने लिखा। इसमें इन्होंने लिखा है एक चीज, इस पे नेट में क्वेश्चन आया था, द एलेगरी ऑफ केव। एक क्वेश्चन याद है, डाकुओं का एक समूह गुफा में जाता है, ऐसे करके नेट में क्वेश्चन आया था दिसंबर वाले में। कौन कौन दिया था? या एलेगरी ऑफ द केव करके गुफा वाला, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था। कोई दिसंबर 2023 वाला नेट नहीं अपीयर किया है क्या? दिसंबर या जून में किसी में आया था, इस बार वाला नहीं, 24 वाला नहीं, इसके पहले जून में आया था या दिसंबर में किसी में आया था। तो ये बहुत फेमस चीज है प्लेटो की, द एलिगरी ऑफ केव। नेट पे क्वेश्चन आया, और इस पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं। अब एलिगरी ऑफ केव क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि एलिगरी का मतलब क्या है। केव का मतलब तो पता ही है, गुफा। और एलिगरी, एलिगरी क्या होता है ये देख लेते हैं।
एलिगरी का मतलब है स्टोरी। इन्होंने गुफा की कहानी बताई, ठीक है। और ये जो है ना बहुत फेमस चीज हो गया कि ये ना लोगों का आंख खोलने वाला एक दर्शन था, कहानी था ऐसे। चलिए, तो एलिगरी ऑफ केव को समझते हैं कि क्या है एलिगरी ऑफ केव। इसको याद रखिएगा, इससे नेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछा जा चुका है, हो सकता है पुनः रिपीट हो जाए। तो चलिए हम लोग कल्पना करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। एक गुफा है कहीं पे, उस गुफा के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल जो है रहते हैं, ठीक है। जो लोग बचपन से ही ना उस गुफा के अंदर ही जन्म लिया और गुफा में ही रहे, वो लोग कभी गुफा से बाहर नहीं निकले, ऐसी वाली कहानी है। तो ये बन गई आपकी गुफा। देखिए कितना रोचक है, और किस किस तरीके से कैसे करके ना ज्ञान मीमांसा कितनी बेजोड़ चीज है। पतला हो जा भाई। तो ये हो गया केव, गुफा हो गया। तो इसमें जो लोग हैं ना, ये लोग हैं बचपन से जो है इस गुफा में ही है, ठीक है। और ये जो इनका फेस है, ये आंख मान लीजिए इधर है, ठीक है। तो इनका फेस गुफा के दीवार की तरफ है, सबका फेस जो है ना चेहरा गुफा के दीवार की तरफ है। बाल इधर पीछे बना देते हैं, ठीक है। चलो इधर बाल हो गया, फेस जो है सबका मतलब सामने सबके ना गुफा की एक दीवार है, बस सबका चेहरा उधर ही है बचपन से। और ये लोग क्या हुए हैं कि चेन किए गए हैं, इनको ना बेड़ियां बांधी गई है। ये सब सब लोग जो है चेन किए हुए हैं, चेन को ग्रीन कलर का दे देते हैं, ठीक है। ये सब लोग चेन्ड है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ ये गुफा में, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और इसका इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि इसके सामने सिर्फ एक दीवार है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या बोल लिया कि दीवार है, तो सर मुंडी तो घुमा सकता है, मुंडी भी नहीं घुमा सकता। जैसे मम्मी नहीं होती है रखी हुई मिस्र में, उस तरीके से कुछ ऐसा किया गया है। अब क्या हो रहा है कि ये लोग जो है ना इस तरीके से बंधे हुए हैं। यहाँ पे जल रही है एक आग, ठीक है। बदले की आग नहीं है ये, वो फायर वाली आग है, लकड़ियों से जो जलती है, ये आग जल रही है। पोएटिक नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आग जल रही है। अब क्या हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं ना कि आग जली हुई है, इनका चेहरा किस पे, दीवार पे है, और ये पीछे मुड़ के रियलिटी को नहीं देख सकते। तो हो क्या रहा है कि अब ये आग जो है, आग रोशनी दे रही है दीवार पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि ये आग और इस व्यक्ति के बीच में जगह है, इस जगह को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। गुफा है थोड़ी, हम लोग का 2 BHK का फ्लैट थोड़ी है, चलो जगह तो होगी। अब ये गुफा है, ठीक है। समझिए कि यहाँ पे एक जो है कुत्ता जो ऐसे करके है ना इधर से गुजरता है, आग और व्यक्ति के बीच में। तो कुत्ते का शैडो क्या होगा, गुफा पे बनेगा, ठीक है। बन गया गुफा पे शैडो कुत्ते का। इतना भी रोशनी नहीं हुआ कि गुफा रोशन हो गया, कुत्ता का धूम कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो ये कुत्ते की परछाई जो है यहाँ पे बन गई केव पे, केव के दीवार पे। तो क्या होता है, ये लोग क्या सोचते हैं, अब ये लोग रियलिटी को डायरेक्ट नहीं जान पा रहे, ये लोग के पास रियलिटी को जानने का सिर्फ एक ही साधन है, क्या, कि आग के द्वारा जो परछाई बनेगी उसी से ये लोग दुनिया को जानेंगे। ये लोग पीछे मुड़ करके दुनिया को नहीं देख सकते हैं और नहीं जान सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन है, इसको हम लोग समझ गए कि इस तरीके की सिचुएशन है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग क्या समझते हैं कि ये जो शैडोज है इसी को ये लोग रियलिटी समझते हैं, इनके जो जीवन की रियलिटी है, इनको रियलिटी क्या दिख रहा है, इनके लिए रियलिटी क्या है, शैडो है। ये जो परछाइयां हैं यही जो है इनको शैडो की तरह नजर आती है।
परछाइयां इनको रियलिटी नजर आती है, इनको लगता है कि यही है और कुछ भी नहीं है। तो इनके लिए दुनिया का जो मॉडल बनेगा, जो नॉलेज का मॉडल बनेगा, वो क्या बोले दुनिया के बारे में कैसे जानेंगे? इस परछाई के माध्यम से जानेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, तो इनको लगता है कि जो शैडोज है ना, अभी चेन से बंधे हुए हैं, इनको लगता है जो शैडोज है, जो परछाई है, ये ट्रू ऑब्जेक्ट्स है। तो क्या परछाइयां ट्रू ऑब्जेक्ट्स होती है? आप जो है थर्ड पर्सन, इसको टीपीपी हम कहते हैं शॉर्ट में, कभी भी जिक्र करेंगे इसका। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, मतलब जैसे दूर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, आप देख रहे हैं चीजों को, तो आप देख रहे हैं कि वो रियलिटी नहीं है, कुत्ता अलग है और वो अलग है। क्या परछाई रियल ऑब्जेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। परछाई क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, एक बहुत क्रूड रिप्रेजेंटेशन है, कुत्ते का रियल नहीं हो सकता है। तो उनको लगता है कि रियलिटी क्या है? शैडो इज रियलिटी। डायग्राम बनाइएगा तो बना लीजिए, याद भी करने में अच्छा रहेगा, थोड़ा फिगर उगर कार्टून इसीलिए हम बना देते हैं। तो इनके लिए क्या है? रियलिटी बराबर शैडो। अब क्या होता है, इसमें से एक दिन जो है किसी एक को आजाद कर दिया जाता है। किसी एक प्रिजनर जो है ना, ठीक है, मान लीजिए कि ये निखत है, इसको आजाद कर दिया गया, ठीक है, ये निखत है, ये आजाद हो गई, ठीक है, पंछी बने उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। तो ये जो है बाहर आ गई, तो ये बाहर आ गई। अब इसमें से क्या होता है कि देखती है ये कि जो है कि बाहर दुनिया को देखती है, तो इसको पहले तो क्या हुआ कि केव से आप जैसे ही बाहर आएंगे तो दुनिया की चकाचौंध से क्या हुआ कि आपकी आंखें चौंधिया आ जाएगी, ठीक है। सनलाइट जैसे ही देखती है तो इसको आंखों में लगता है कि बाप रे क्या है, मतलब तो देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें एडजस्ट हो चुकी है डार्क में देखने के लिए। तो सनलाइट तो चुभेगा ही आपको। मेरे आई में एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मेरे आंखों की समंजन क्षमता खराब हो गई थी, मतलब आंख की पुतलियां सिकुड़ती फैलती है ना, वो गड़बड़ हो गया था। तो इसी के कारण से क्या होता था कि हम जब रूम से निकलते थे, तो डार्क रूम से निकलते थे, तो मेरी पुतलियां क्या होती थी, फैली हुई रह जाती थी, जिसके कारण सनलाइट से हमको इतना आंख में तेज दर्द होता था, इतना तेज सनलाइट जलने का अनुभव होता था। तो हम सब जो है काला चश्मा पहन के जाते थे, आंख का सर्जरी वाले आदमी की तरह। दिन में भी और रात में भी जो है ना, मतलब इवन रात में भी वो समंजन क्षमता खराब होने के कारण स्ट्रीट लाइट और गाड़ियों की लाइट बहुत बुरी लगती थी, तो रात में भी जो है ना हम चश्मा, काला चश्मा पहन के ऐसे चलते थे। लोग को लगता था कि स्वैग कर रहा है, हीरो बन रहा है, बाल लंबा लंबा करके चोटी बांधे हुआ है, कि ये गंजी जैसा चीज पहन के सड़क पे चल रहा है ईयरफोन लगा के, तो ये चीज कर रहा है, तो लोग हमको कूल बूझ रहा था। लेकिन हम क्या थे? रोगी थे। तो ये क्या हुआ कि इस तरीके से इसने, सनलाइट ने इसको ब्लाइंड किया। तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो रियलिटी इसके लिए क्या है? सबसे पहला सिचुएशन ये था कि रियलिटी शैडो है। फिर देन क्या हुआ? वन मैन इज फ्रीड, एक आदमी को मुक्त कर दिया गया। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, एक आदमी को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद क्या होता है, सनलाइट इसको प्रॉब्लम करती है। इसको जो है ना कुछ लोग डकैतों की कहानी करके भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एलेगरी ऑफ केव में जो है ना, कभी इस लोगों की जगह पे डकैत वर्ड का भी यूज किया जाता है कि कुछ डकैत थे जिनको इस तरीके से आजीवन जो है किया गया है, तो ये भी यूज करते हैं। पर मेन चीज यही है, डकैत हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं है। तो ये जब बाहर निकलता है, सनलाइट देखता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, इसकी दृष्टि में समस्या हो जाती है, मतलब देख पाना और दुनिया को समझ पाना, ये जो है समस्या हो जाती है इसको। इसके बाद क्या होता है, इस समस्या के बाद एक स्टेज आता है जिसमें वो जो है ना दुनिया को देखने लगता है जैसे वो है, ठीक है, वास्तविकता। आप लोग वो सुने हैं एक उचिहा मदारा कैसे करके वो चलता है, ये एक कार्टून कुछ ऐसे नाम होगा, ऐसे बोलता है, वास्तविकता के साथ जागो इस श्रापित दुनिया में, ऐसे करके कुछ है उसका, बड़ा प्यारा सा है वो बोला है। तो ये चीज ना, ये बड़ा हार्ड हिटिंग चीज है और इसको लोग बड़ा गजब रिलेट करते हैं। तो एक दिन ये बाहर निकलता है, तो सनलाइट से पहले तो अंधा होता है, फिर देख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट शैडो कास्ट कर रहे हैं उनका जो वास्टनेस है, यानी कि उनकी जो रियलिटी है, वो केव से बहुत अलग है। हम लोग क्या कर रहे थे, परछाई को असलियत समझ रहे थे, ठीक है, परछाई को असलियत समझ रहे थे। पर असलियत क्या है? उस परछाई से बहुत ज्यादा गुनी जो है, बहुत ज्यादा गुना
अलग है ना। तो वास्तविकता यानी असलियत की जो है, जो रूपरेखा है, वो कहीं ज्यादा जटिल है। तो इसको एहसास होता है कि अभी पहले क्या था, रियलिटी शैडो था, लेकिन अब क्या एहसास होता है इसको, दूसरे कंक्लूजन पे ये पहुंचता है, कंक्लूजन नंबर 2 पे, कि शैडो क्या है, इल्यूजन्स थे। तो ये चीज दुनिया में इतनी ज्यादा क्यों फेमस है और हम लोग को टक से क्यों हिट करती है, जिस व्यक्ति ने भी इसको पढ़ा तो लगता है भाई साहब क्या बात बोल दिया, क्योंकि लगभग जो है ना सबके जीवन की कहानी है। आप जिस चीज को जैसा समझते हो, देखते हो, एक टाइम के बाद जब बाहर निकलते हो रियलिटी को, तो आंख जो है ना इसे जल जाती है उसको देख करके, आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। धीरे धीरे उस वास्तविकता को स्वीकार करने लगते हो और आपको लगता है कि हम जिसे असलियत समझ रहे थे ना, वो सिर्फ एक परछाई थी। असलियत कहीं ज्यादा जटिल है, उसकी रूपरेखा कहीं ज्यादा जटिल है। तो फिर आपको लगता है कि जिस परछाई को आपने जिंदगी भर अपना जीवन समझा, अपना ज्ञान समझा, है ना, सब कुछ समझा, वो सिर्फ एक माया थी, इल्यूजन थी। ठीक है, इल्यूजन था। तो अब क्या होता है जब ये इल्यूजन से मुक्त हो जाता है, तो ये क्या करता है, इसको लगता है कि अरे यार, बहुत सारे लोग तो अभी भी जो है ना इन चीजों में पड़े हुए हैं, केव में से बंधन बंधन में जकड़े हुए हैं और सिर्फ एक दिशा में उसकी दीवार पे देख रहे हैं और चीजों को परछाई देख के उसको रियलिटी समझे। तो ये ना केव में जाता है लोगों को छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो ये पर्सन जो है हमारा, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं निखत। तो अरे निखत बड़ी हो जाए यार, बच्चा कब तक रहोगे तुम। हाँ ठीक है, तो ये इसका बुद्धि का आकार बड़ा हो गया, अब ये रियलिटी देखते हो, ये गई यहाँ पे बताने के लिए लोगों को कि भाइयों बंधुओं, भाइयों बहनों, तुम जिसको रियलिटी मान रहे हो ना, ये रियलिटी नहीं है, ये जो है इल्यूजन है। तो फिर क्या होता है, ये जैसे बताने के लिए जाता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसे रियलिटी है, ऐसे ये वो चीजें हैं, देखो, तो ये जाता है कि इनको जो है ना रियलिटी बताने के लिए। तो जब ये रियलिटी बताने के लिए जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसको जो है ना बोल देते हैं कि नहीं गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग जितने अज्ञान में जकड़े हुए लोग हैं ना, ये लोग सब उसको जो है ना गलत ठहरा देते हैं, एक साथ इसको गलत ठहरा देते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, सब लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो थर्ड नंबर कंक्लूजन क्या होता है कि डिस्पाइट एक व्यक्ति नॉलेज लेकर के आया, ठीक है, कि शैडोज जो है इल्यूजन है, उसमें मत पड़ो, और वो बताने के लिए गया, सोचा कि सबको मुक्त करे और सबको रियलिटी दिखाए और बताए, लोगों ने मना कर दिया। और ये लोग क्या करते हैं बार बार उसके, इसी कहानी का जो डाकू वाला वर्सन है ना, उसमें क्या करता है कि ये जाके उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, चेन को खोलता है और सबको बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही जो है ना ये लोग गुफा से पीछे मुड़ते हैं, तो लाइट इन लोग की आंखों में बहुत ज्यादा चकाचौंध मार देती है और इन लोग को आंखों में पीड़ा होने लगती है। तो फिर ये लोग सोचते हैं ना कि ये हम लोग को मारने के लिए आया है, ये हम लोग को बुरा करने के लिए आया है, हम लोग यही ठीक है, हम लोग का यही जीवन है, ये हम लोग को बर्बाद करने आया है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे डाकू उस डाकू को मार देते हैं। तो इसी कहानी का जो डाकू वाला वर्सन है, उसमें ये चीज है। और इस जो सॉफ्टवेयर वर्सन है जिसमें डाकू नहीं है, इसमें बस वही है कि ये लोग रेसिस्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम गलत बोल रहे हो। क्या यही चीज हमारे पेरेंट्स हम लोग के साथ नहीं करते हैं? और हम लोग एक उम्र में समझते नहीं है। जो भी हम हमसे बड़े उम्र के लोग हैं, हम जिन चीजों में पड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, और हम नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि वो हमें हमारे प्रति क्रूर हो रहा है, ऐसे वैसे हो रहा है। या फिर इसमें बात थी एनलाइटनमेंट का, जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो जाके बताता है लोगों को कि देखो ये चीज सब चीजें ना तुम भ्रम में हो। लेकिन उन लोगों को रियलिटी किसको मानना है, शैडो को मानना है रियलिटी, क्योंकि वो बचपन से वही देखते हैं। तो इस कहानी से क्या पता चल रहा है, परंपरा भी पता चल रही है। ठीक है, और फिर ये ग्रुप थिंक भी पता चल रहा है। हम लोग के साइकोलॉजी में है ना ग्रुप थिंक, हम लोग कहते हैं कि ग्रुप थिंक जो है नॉलेज को रिजेक्ट करता है। तो इसके की थीम्स में क्या आएगी, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। तो ये जो है, जहां पे रियलिटी इक्वल टू शैडो था, ये क्या था, एक परसेप्शन था। हर व्यक्ति क्या है, रियलिटी को देख नहीं सकता, रियलिटी को उसी लिमिट में देख सकता है जहां तक उसकी परसेप्शन उसको अलाउ करती है। ठीक है, तो ये केव क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको लिख लीजिए, गुफा क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हो गया
केव बराबर इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञानता, गुफा बराबर अज्ञानता। तो गुफा क्या है? अज्ञानता है। हम लोग बचपन से जो है ना किस में बंधे हुए हैं? अज्ञानता के उसमें बंधे हुए हैं, ठीक है। गुफा से बाहर निकलना क्या सिंबलाइज करता है? यात्रा को सिंबलाइज करता है नॉलेज और एनलाइटमेंट की तरफ, ठीक है। सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है इस स्टोरी में? सन। ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सूर्य क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है सर ट्रूथ। सर ये क्या लिखे हैं के आगे जे लिखे है, जे है या फिर आई? आई है, इग्नोरेंस है, ठीक है। ट्रूथ हो गया, और क्या बता रहे थे हम? अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी यानी कि पूर्ण वास्तविकता, जो है अंतिम वास्तविकता। तो सूर्य उसका द्योतक है, वो क्या करता है? रोशनी डाल रहा है सब पे इस स्टोरी में। शैडो किसका द्योतक है? ये तो पता ही है कि इल्यूजन का। और रेसिस्टेंस जो है, जो रिजेक्शन है, वो जो इन्होंने किया, वो किस चीज का द्योतक है? बिलीफ्स का। कैसे एक कहानी के माध्यम से प्लेटो ने इतना बड़ा सच बोल दिया, एक है ना, सॉरी, प्लेटो ने सुकरात ने कहानी सुनाई, प्लेटो ने लिख दिया। पर सुकरात ने इस कहानी के माध्यम से, लेकिन नाम प्लेटो का होता है, ठीक है, प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव इसको कहते हैं, प्लेटो के गुफा की कहानी। तो ये जो चीज हुई, एक छोटे से कहानी में समझिए कितना, 10 सेंटेंस की भी कहानी नहीं होगी है। इसने हमें रियलिटी का प्रारूप दिखा दिया, ठीक है। तो जीनियस लेवल ऑफ प्लेटो। इसके ऊपर कोई 3 दिन तक लेक्चर दे सकता है, लेकिन 10 सेंटेंस में कहानी खत्म कर दी। अब आप सोचते रहो, ढूंढते रहो इसको, परफेक्ट मॉडल रियलिटी का, ठीक है। तो यही जो है एलेगरी ऑफ केव है प्लेटो की। ये किताब जो है ना, द रिपब्लिक, बहुत नामी किताब है। कुछ कुछ ऐसी ये सब किताबें हैं कि पढ़ने के बाद ना व्यक्ति में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, अच्छे परिवर्तन हो जाते हैं। पर अच्छे परिवर्तन आपको, आपके आसपास वाले लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। तो पढ़ना है लेकिन चुप रहना है, ज्ञान देना नहीं है, तो दुख 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 दे देगा सब आपको जीवन में। क्योंकि भौतिक जगत में ज्ञान का सिर्फ उतना ही महत्व है जितना उस ज्ञान को तराजू पे तोल करके आप जो है ना रोटी गहने वगैरह ये सब ला सके। इसीलिए दुनिया अज्ञानता से भरी हुई है, क्योंकि अज्ञान से ज्यादा धन और भूख की जो है वैल्यू है। तो इसीलिए ज्ञान रखना है, लेकिन अगले को देना नहीं है। देना वही है जहां आपको पैसा मिल रहा है या वैल्यू है। चलो, रेसिस्टेंस और बिलीफ, तो ये जो मॉडल है इसी को कहते हैं प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव। पूरा इस पे जो है ना मतलब हल्ला मचा हुआ है, प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव क्या है, एलेगरी ऑफ केव क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सी चीज है, ठीक है। तो इससे प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव को आप लोग सोचिएगा कभी बैठ करके, इससे बहुत चीजें निकलेगी। जैसे एक तो बंधन पता चला। बंधन क्या था? परंपराएं। जैसे जिस चीज में हम पले हैं, बड़े हैं, बचपन से जिन चीजों से बंधे हुए, तुम भी उसी चीज से बड़े हो। याद रखिए कि जन्म लेते ही जो है ना, वैसे ही सब लोग बंधे होते थे उसी चीज से। और उसके बाद क्या है? पॉसिबल रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं था, आप मूव नहीं कर सकते थे, आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, जकड़ी हुई चीजें हैं। आपको इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि आप मूव नहीं कर सकते। तो कोई आया, कोई मूव करवाया, कोई फ्री किया, तब जाकर के निकला। तो इससे आप निकलेंगे कैसे इस केव से? इस जो परसेप्शन है, जैसे नहीं कहते हैं, हमको गुस्सा लग गया किसी बात का, हमको बुरा लग गया किसी बात का। तो क्यों गुस्सा लगा, क्यों बुरा लगा किसी बात का? क्योंकि आपका जो है ना परसेप्शन जो है ना, वो रियलिटी का परसेप्शन वो शैडो से आ रहा है। वो छोटा सा पार्ट है रियलिटी का, और आप उसको जो है ना मान करके वो चल रहा है। जब आप रियलिटी को मल्टीपल फॉर्म्स में देखेंगे, अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से देखेंगे। इसीलिए बात को सुनना और समझना बहुत जरूरी है, और बात पे यकीन करना भी बेहद जरूरी है।
ठीक है, ये नहीं कि सुर चढ़ गया हमको, मेरा दिमाग लॉजिकल है, लॉजिक लगा लिए, कल्पना कर लिए, और क्या हुआ कि अगले को हमने बोलने सुनने का मौका ही नहीं दिया। हमने मन एक रियलिटी बना दी और अगले का एक दिन क्लास लगा दिया और कह दिया कि तुम यही सोच के हमको बोले, इसलिए ऐसे बोले, ऐसे वैसे, हमको सब समझ में आ गया, हमको सब पकड़ में आ गया, तुम ऐसे हो वैसे हो, पूरा ये कर दिया, क्लास लगा दिया, अपना संबंध उसके साथ खराब कर दिया। उस आदमी को बोलने का मौका भी नहीं दिया, और अगर बोलने का मौका दिया, उसने बोला तो आपने यकीन तक नहीं किया। तो आप क्या कर रहे हो? आप इस शैडो को रियलिटी मान करके चल रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत गहरा मॉडल है और इस पे बहुत गहरे तरीके से चिंतन किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें इससे देखी जा सकती है। ये जो मूवमेंट होता है, यानी कि जब आप चेन से छूटेंगे, वो चेन क्या है? गुफा जो है, अंधकार में गुफा जो है ना, वो ज्ञानता का प्रतीक है, लेकिन इसमें वो जो सिकड़े हैं वो क्या है? सिकड़े वही है जो आपके बिलीफ का मॉडल्स है। ठीक है, जो इन परंपरा में, परंपरागत चीजों में आप बंधे हुए हैं। एक माँ, ठीक है, उस माँ ने जिस पुरुष से प्रेम किया, उसकी शादी उसके घर वालों ने नहीं कराई। अब उसका जो बेटा है, वो शादी करना चाहता है अपने पसंद की स्त्री से, तो वो नहीं करा रही है। क्यों क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि ऐसा नहीं होता है, हमको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा है, बलिदान करना पड़ा है, तुम भी करो, समाज के यही नियम है। हम बलिदान किए तब मेरे घर वालों का इज्जत रखे, घर वालों का इज्जत रखे हम बलिदान की, तो तुम भी अपना बलिदान करो। ठीक है, तुम भी ये चीज करो, तुमको करना पड़ेगा। तो ये क्या है? टॉक्सिसिटी है। आपने टॉक्सिसिटी पाई तो आपने अगले को दिया। ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि भैया हमको जो तकलीफ हुआ है जब मेरे बच्चे पे आए, तो हम समझे कि हम उस तकलीफ से गुजरे, तो हम ऐसा नहीं करें अगले के साथ। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम हम ही लोग के जनरेशन को शौक चढ़ा हुआ है सबसे प्रेम करने का, ऐसे वैसे होने का। ये बहुत पहले से आता चला जा रहा है ना। आप 10 जनरेशन भी पीछे जाइएगा ना, उस समय भी लोगों में प्रेम होता था। लेकिन वो जो बेड़ियां और वो चीज लोगों ने बना करके रखी है कि एक दूसरे को दीवार में बंद करने का, तो ऐसे हो गया। तो ये एक हम सरल सा एग्जांपल दिए, ऐसे हर चीज में मिलेगा, चाहे एजुकेशन का लीजिए, व्यापार का लीजिए, ठीक है, किसी भी जगह पे लीजिए, वैसे वैसी बेड़ियां। तो द रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या रास्ता बता दिया ज्ञान प्राप्त करने का, एक छोटी सी कहानी के द्वारा। यहीं से क्या हुई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़े हैं साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन बिहेवियर, नॉलेज सिस्टम, सोशल बिहेवियर, सारी चीजें। और अब देख रहे हैं कि ये जो अंधकार में वेस्ट था, ठीक है, पश्चिम था, उसमें एक व्यक्ति सुकरात पैदा हुआ है। समझिए कि कोई आ, मतलब कहते हैं ना अवतारी पुरुष जैसे ही। अगर बौद्धिक रूप में देखिए तो कहिए कि जो है ना, जैसे अवतारी पुरुष हम लोग कहते हैं, तो अवतारी पुरुष किसको कहते हैं? धार्मिक लोगों को लोग कहते हैं कि अवतारी पुरुष है। लेकिन ज्ञानी लोगों को कभी कोई अवतार नहीं कहता है। लेकिन अगर आप उनके कंट्रीब्यूशंस को देखिएगा सभ्यता को बनाने में, चीजों को करने में, और उनका स्थान देखिएगा, तो आपको लगेगा कि ये भी ना किसी बुद्ध, महावीर, पैगंबर साहब, जीसस क्राइस्ट सबसे कम नहीं थे अपने ज्ञान के क्षेत्र में। बस यही था कि इन्होंने धर्म का उपदेश नहीं दिया, ज्ञान की ज्योति जला करके सभ्यता को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए हम, मतलब मेरा विचार ये कहता है कि इस तरह के लोगों को भी जो है ना वही दर्जा मिलना चाहिए जिन्होंने। तो वेस्ट आज जहाँ पे है, ठीक है, पश्चिम, और उसकी बदौलत हम भी जहाँ पे हैं, सब इन्हीं दोनों की बदौलत है। यहीं से शुरू हुआ है, हर जगह नाम मिलेगा आपको इसका और प्लेटो का। अब क्या होता है, इनका समय काल थोड़ा देख लेते हैं सुकरात का। सुकरात महोदय का समय काल माना जाता है 469 से 399 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्रिश्चियन एरा के पहले। ठीक है, आजकल अंग्रेजी मीडियम की किताबों में एक नया चीज चला हुआ है, ठीक है। सी मतलब होता है क्रिश्चियन एरा, या बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो अब भारत में क्या है कि हम लोग तो क्रिश्चियन एरा ही पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि जब से क्राइस्ट का, ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तब से उन्होंने बोला है कि नहीं, अब से जो है ना समय का शुरुआत करेंगे। इसके पहले जो था वो कुछ नहीं था, दूध भात। यहाँ से 1 से शुरू करेंगे हम लोग गिनती। तो आप भले ही 1 से गिनती शुरू कर लो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में उसके पहले लोग नहीं थे। हम 2000 कितने में जी रहे हैं? 24 में जी रहे हैं, और दुनिया तो लाखों साल पुरानी है। इंसान तो लाखों साल से धरती पे है। तो ऐसा थोड़ी है कि मात्र 2024 वर्ष पुरानी है हमारी सभ्यता, नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए, तो ईसा मसीह के जन्म से 450 साल पहले जो है ये जिए, 469 बीसी, और 399 लगभग 400 बीसी, और इतने टाइम तक वो जीवित रहे। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले ही सभ्यता की शुरुआत हो गई थी। तो दुनिया को जो ठेका लेकर के चले हैं मिशनरी लोग सभ्य बनाने का और सबके रिलीजन को गाली देने का, वो कितना गलत है। तो अब इस हिसाब से देखिए, सुकरात को बताया था, तो सुकरात का जन्म ईसा मसीह के पहले हुआ, ठीक है। तो क्रिश्चियन कैसे हो गया?
सुकरात क्रिश्चियन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। कहीं पे भी क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी का कोई वर्णन नहीं है सुकरात के, इसमें एंजल वेंजल का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन इस बात को यूरोपियंस क्या करते हैं, दबा देते हैं। सुकरात से पूछना था उसका क्या रिलीजन था, क्रिश्चियनिटी के पहले जो रिलीजन था उस लैंड पर, कि वो कौन सा रिलीजन था जो सुकरात को थिंक करने बोल रहा था और ऐसी चीजों को निकालने दे रहा था। तो ऐसी चीजों को दबा दिया जाता है, उसको सामने नहीं लाया जाता है, क्योंकि रिलीजियस सुप्रीमेसी का पूरी दुनिया में वार चल रहा है, देख ही रहे, इजराइल फिलिस्तीन फिजूल का लड़ रहा है धर्म के ऊपर। भाई कौन किसका पूजा कर रहा है तुमको क्या मतलब है, करने दो जो जिसका कर रहा है। जमीन है, मेरा जमीन तुम्हारा जमीन, दोनों जाके वहां पूजा करो। दूसरे व्यक्ति हो गए हमारे प्लेटो महोदय, ठीक है। अब प्लेटो के शिष्य होते हैं अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु के बाद आते हैं हिप्पोक्रेट। अब ये जो है ना, हिप्पोक्रेट एक हाइपोक्राइट एक वर्ड होता है, सोशल मीडिया पे चला हुआ। हाइपोक्राइट का मतलब होता है दोहरे विचारों वाला, जिसको देहाती भाषा में या सरल सड़क पर की भाषा में दोगला कहते हैं हम लोग, है ना, कि डबल कैरेक्टर है इसका। तो हिपोक्राइट होता है वो, और ये हिपोक्रेटस है। आजकल पता नहीं क्या है कि लिखा तो हिपोक्राइट जाता है, हम लोग भी हाइपोक्राइट ही बोले हैं, पढ़े हैं सब दिन, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे सब जगह उसको हिपोक्रेट्स बोला जाता है। यू आर हिपोक्रेट। हिपोक्रेट भाई दार्शनिक का नाम था, ठीक ना। हाइपोक्राइट का मतलब होता है वैसी चीज है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। प्लेटो महोदय जो है, तो सुकरात और प्लेटो जो है, ये लोग क्या कहते थे कि माइंड और बॉडी सेपरेट है, माइंड अलग है और बॉडी अलग है। इसको कहा गया डुअलिज्म, द्वैत, ठीक है, द्वैतवाद। ये भारत वाले द्वैतवाद मत समझिएगा इसको, भारत का द्वैत अद्वैत अलग है, इन लोगों का अलग है। तो डुअलिज्म ही समझिए इसको, नहीं बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो प्लेटो ने बोला कि माइंड अलग है, बॉडी अलग है, ठीक है। और प्लेटो ने ये बोला कि बॉडी जो है ना मर जाती है, बॉडी क्या है, मरणशील है, माइंड मरता नहीं है। माइंड जो है ये जीवित रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, अमर होता है। मन नहीं मरता है, बॉडी मर जाती है। तो ये चीज कहना है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि माइंड को लगभग लगभग जो है चेतना या आत्मा या कॉन्सियसनेस जिसको हम लोग कहते हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं हम। तो प्लेटो ने सबसे पहले क्या किया, माइंड बॉडी डुअलिज्म, इसी को कहा जाता है डुअलिज्म या माइंड बॉडी डुअलिज्म। ये भी नेट का क्वेश्चन है। माइंड बॉडी डुअलिज्म के प्रणेता कौन थे, तो प्लेटो। माइंड बॉडी डुअलिज्म मतलब दो चीजों में विभाजन करना, तो मनुष्य को उन्होंने दो अलग अलग चीजों में विभाजित किया, ठीक है। और बोला कि माइंड अमर है, बॉडी मरणशील है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो बहुत इजी इजी चीजें हैं, ठीक है। या कुछ डिस्कशन करना है, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए, क्या है कि फिर और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। नहीं सर। अब जो है ना, माइंड बॉडी डुअलिज्म को सिर्फ प्लेटो ने ही नहीं दिया था। प्लेटो के बहुत बाद में एक आदमी आए थे जिसका नाम था रीन डेस्कार्टिस, ये मैथमेटिशियन थे। और जैसा कि हम बताए कि वो वक्त था जब वैज्ञानिक लोग दार्शनिक भी होते थे। आजकल के वैज्ञानिक को पता नहीं क्या हो गया है कि सब लोग दर्शन छोड़ ही दिया एकदम ऐसे। वही वाला चीज जो हम लोग पढ़े ना कि लेटर एजेस में जा करके लोगों को लगने लगा कि दर्शन क्या है, तो गप है, ऐसे वैसे भूल गए कि जो है ना वही जगह था नॉलेज उपजने का। तो उन लोगों ने छोड़ दिया मॉडर्न टाइम में, लेकिन उस टाइम पे दर्शन साथ में था। तो इसके साथ एक और आदमी का नाम आता है, लेकिन समय काल बहुत, कालखंड बहुत अलग है, फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं रीन डेस्कार्टिस। ये मॉडर्न एरा का आदमी है, ठीक है, रीन डेस्कार्टिस। और हम लोग प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रीन डेस्कार्टिस क्या है, मॉडर्न एरा में इसी कॉन्सेप्ट को इसने लाया था। और ये हम लोग प्राचीन समय में बात कर रहे हैं। तो प्लेटो का कालखंड देख लेते हैं, और इनका कालखंड एक बार मिलाइए। इनका कालखंड क्या है, कहाँ चले गए, 469 है, प्लेटो का 428 है। जन्म 428 बीसी से लेकर के
348 BC। अब लोग क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन इरा को इंग्लिश मीडियम वाले कॉमन इरा बता रहे हैं कि नहीं ये कॉमन इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। कहाँ कॉमन है? इस्लाम में हिजरी संवत यूज होता है, हिंदू में विक्रम संवत यूज होता है, जापान का अलग कैलेंडर है, तो कॉमन कहाँ से हो गया? तो प्लेटो जो है ना, प्लेटो महोदय का क्या चीज है कि एक तो आपको जो है ये डुअलिज्म जो है, माइंड बॉडी डुअलिज्म की बात हो गई। ये क्या है, प्लेटो और सुकरात दोनों है इसमें, माइंड बॉडी डुअलिज्म में, ठीक है, गुरु चेला दोनों, प्लेटो प्लस सुकरात दोनों का ऐसा मानना था। क्योंकि प्लेटो क्या था, मेनली जैसे गुरु वैसा चेला वाले हिसाब थी। अब इसके बाद जो है ना, प्लेटो ने एक और चीज दी हमारे साइकोलॉजी को। अगर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसका आइडिया आया प्लेटो से। डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो ये वाली चीज कहाँ से आ गई? ये वाली चीज आ जाती है प्लेटो से, आ जाती है व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। अब साइकोलॉजी में भी तो है ना कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है? व्यक्ति में भिन्नता है। क्या क्या व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता है? जहां भिन्नता की बात है कि वहां आइडेंटिटी की बात तो अपने आप आ जाती है, स्थिरता की बात आ जाती है कि व्यक्ति की पहचान होगी, उसका कुछ गुण होगा, कुछ गुणों के आधार पर ही ना वो दूसरे से डिफरेंट होगा। तो जहां भिन्नता आ गई वहां क्या होगी? आइडेंटिटी आ गई। जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनको क्यों कहा जाता है कि सबको बराबर देखो, स्त्री पुरुष को बराबर देखो, ऊंच नीच का भेद मिटाओ, जानवर का ये चीज जो है भेद मिटाओ। तो इससे क्या होता है, डिफरेंस जो है मिटने से क्या होता है कि आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगती है, तो फिर आप में एकता आती है। तो फिर आइडेंटिटी जब डिसॉल्व हो जाती है ना, तो वो अच्छा, मैं अच्छा, वो बुरा, ये ऐसा वो वैसा, ये चीज खत्म हो जाती है। फिर आप इंसानियत की तरफ बढ़ते हैं, फिर आप क्या होते हैं, काइंड होते जाते हैं धीरे धीरे। तो ये साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है। जब आप में काइंडनेस आता है, जब आप लोगों के बीच का भेद मिटाते हो, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, तो उसके आपको भी तकलीफ हो रही है, तो आपकी चेतना क्या है, लोगों की चेतना से जुड़ रही है, दुनिया एक अच्छी जगह बन रही है। तो इसीलिए आइडेंटिटी, जिसको अहंकार या ईगो कहते हैं, कि फॉर्म करना। और आपका जो वर्ल्ड है वो क्या कह रहा है, वो ईगो को रिवार्ड दे रहा है, नहीं अहंकार को बनाओ, फॉर्म करो, ठीक है, पहले अचीवमेंट्स को स्टैक करो, और जब अचीवमेंट स्टैक हो जाए तो चौड़ में चलो और दुनिया को अपनी पावर का एहसास कराओ, औकात दिखाओ। किसी के सिर पे हाथ रख दो तो वो तर जाए, और किसी के माथे पे पैर रख दो तो वो मर जाए। इसी को जीवन में सफलता कहते हैं। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ लाइफ, ईस्टर्न कंसेप्ट बिल्कुल इससे विपरीत है। तो आप देखिए भी वेस्टर्न मॉडल में क्या कितने सारे युद्ध हुए हैं, कितने सारी दिक्कतें, और ईस्टर्न मॉडल में शांति की बात है। हाँ, अब कोई आदमी नहीं फॉलो करे तो अलग बात है। तो प्लेटो ने क्या किया, व्यक्तिगत भिन्नताएं की बात की। उसके बाद बोला कि व्यक्ति लोग जो है ना डिफरेंसेस करते हैं। अब इसी का, अब देखिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटो को, हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, इसको, ये सुकरात को पढ़ रहे हैं, और हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु को। बाद में जाके पता चलेगा कि कैटल और ये वो का जो है ना, स्पीयरमैन का जनरल फैक्टर थ्योरी है ना, जी फैक्टर, एस फैक्टर, ये सब सब पढ़ेंगे तो प्लेटो वाला याद आएगा कि अरे स्पीयरमैन, सर स्पीयरमैन इतने ईस्वी में 1900 समथिंग में, 1800 समथिंग में आके अपना इन्वेंट्री बना लेता है और बोलता है कि जो है कि ये हमने बना दिया, हमने आविष्कार किया। यहाँ तो सर हम प्लेटो को पढ़ के आए, स्पीयरमैन तो चोर निकल गया। तो प्लेटो को पढ़ के आया, प्लेटो की बात उसने दबा दी और मॉडर्न में जो है अपना नया चीज चेप दिया और बोला कि मेरा स्पीयरमैन्स इन्वेंट्री है। ये बात तो प्लेटो साहब पहले ही बोल के गए थे जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में। तो प्लेटो का ये स्पीयरमैन का काम ये नहीं है कि उसने जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बोला। स्पीयरमैन का काम ये है, सिर्फ इतना ही है उसको, कि उसने उसको मापने का तरीका एक मापनी के द्वारा बना दिया, बस इतना ही है। लेकिन किताबों में क्या लिखा भरा पड़ा है, जी फैक्टर एस फैक्टर किसने लाया था, स्पीयरमैन ने लाया था। नहीं भाई, स्पीयरमैन ने नहीं लाया था। इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा। तो क्या हो रहा है, प्लेटो महोदय जो है ना, ये कह रहे हैं कि इन्होंने दो वर्ड दिया, आप देखिएगा, जी सेम सेम, जी फैक्टर और एस फैक्टर एकदम कैसे कॉपी पेस्ट कर लिया है, और प्लेटो का क्रेडिट को खा गया है स्पीयरमैन। तो कोई बुद्धि और ज्ञान के परंपरा में भी चोर कैसे हो सकता है, हमको ये समझ में नहीं आता है, जबकि उसका
पहला ही शर्त होना चाहिए कि ज्ञानी व्यक्ति ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी तो। अब देखिए ये क्या कह रहा है ना, जनरल एप्टीट्यूड एक वर्ड दिया, जनरल एप्टीट्यूड और टैलेंट। ठीक है, गली गली में शोर है, स्पीयरमैन चोर है, एकदम दिख रहा है। जी फैक्टर और एस फैक्टर, यानी एस फैक्टर को क्या बोला था उन्होंने, स्पेशल फैक्टर, टैलेंट, जैसे कि म्यूजिक बजाने का टैलेंट हो, स्पोर्ट्स का टैलेंट हो, इधर जनरल एप्टीट्यूड। अब देखिए प्लेटो महोदय ने सिर्फ यही नहीं किया, अब स्पीयरमैन की थोड़ी सी और बजाते हैं हम लोग। बहुत स्पीयरमैन स्पीयरमैन साइकोलॉजी में पढ़े हैं, फादर ऑफ इंटेलिजेंस समझ रहा है अपने आप को, चार्ल्स स्पीयरमैन। सबसे पहले हमने ही बोला इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया में, ब्रदर दुनिया तो तुमसे पहले थी ही नहीं। बस वही बात है ना, जैसे अभी जो वर्तमान राजनीतिक गिरोह के लोग हैं उनको लगता है कि 2014 से पहले भारत तो भारत था ही नहीं, उसके पहले ना भारत में रेलवे था, ना डाक था, ना तार था। हमारे सुप्रीम लीडर आए तो उसमें उसने भारत में सब चीज हो गया, उसके पहले तो भारत रेगिस्तान था कुछ। तो देखते होंगे ऐसे लोगों की मेंटालिटी, वही मेंटालिटी स्पीयरमैन वाली। अब इसके बाद ये महोदय क्या करते हैं कि इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, इतना ही नहीं है, अभी और देखिए। अगर स्पीयरमैन जिंदा रहता मेरे आगे और हमको ये पता होता, तो जिस कॉन्फ्रेंस में वो पेश कर रहा होता ना ऐसी चीजों को, हम वहीं पे खड़े खड़े उसका बखिया उधेड़ देते। प्लेटो का रेफरेंस निकाल के, द रिपब्लिक का पेज नंबर निकाल करके हम दिखा देते और बांट देते उसी सभा में। लो तुम्हारा जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया लोगों का, यानी वर्गीकरण किया, वर्गीकरण की एक पद्धति बनाई। उसमें क्या किया, गोल्ड। सर ये स्पेयरमैन के बारे में बोल रहे हैं? स्पीयरमैन के बारे में नहीं बोल रहे, प्लेटो के बारे में। स्पीयरमैन को तो अच्छा, हम छील रहे हैं कि स्पीयरमैन ने चोरी कर लिया प्लेटो का सिद्धांत और अपने नाम से रजिस्टर करा के साइकोलॉजी किताबों में लिख दिया। ठीक है, अभी भी हम लोग साइकोलॉजी में स्पीयरमैन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन हम साइकोलॉजी का बुक लिखे ना, बहुत गंदा छीलेंगे स्पीयरमैन को हम। अभी तो क्लासिफिकेशन है, कैसे क्लासिफिकेशन किया था उसको तक डालेंगे साइकोलॉजी के टेक्स्ट बुक में हम। जो यूजीसी को बिगाड़ना है बिगाड़ लो। आयरन, तो इन्होंने क्या किया, 4 लेवल में बांटा। ठीक है, आप देखते हैं ना जैसे स्पोर्ट्स में भी है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और आयरन मेडल। तो इसमें ब्रास या ब्रॉन्ज था ऐसे करके। तो क्या हुआ कि वो वर्गीकरण का सिस्टम था कि कौन व्यक्ति टॉप ग्रेड का है, तो वो एक क्लास था। मेडल क्या, वो ऐसा नहीं कि सोना चांदी दे रहा है कि लो तुम इसके हकदार हो, नहीं, उसको क्लासिफाई किया गया। अगर किसी स्पोर्ट्स में कोई व्यक्ति उच्चतम श्रेणी का परफॉर्मेंस करता है तो उसको गोल्ड मेडल का एक क्लास दिया गया, उसको वर्गीकृत किया गया, अगले को सिल्वर। तो मेडल का भी सिस्टम जो है वो यहीं से आया, इसीलिए हम लोग गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रास मेडल और आयरन मेडल, यानी आयरन मतलब सबसे खत्म हो गया, सबसे एकदम फेल परफॉर्मेंस जो हो गया, नॉर्मल हो गया। और उसके बाद जो ये 3 जो है उत्कृष्ट माने जाते हैं, जिसमें सर्वोत्कृष्ट गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया उसने, किसने, लोगों का, उनके गुणों के आधार पे। ठीक है, एप्टीट्यूड के आधार पे। एप्टीट्यूड देख रहे हैं, एप्टीट्यूड वर्ड उसी समय आ गया। साइकोलॉजी कितनी बाद में पैदा हुई है, और ये ईसा पूर्व की बात कह रहे हैं, यानी क्रिश्चियनिटी से भी पहले, जब चर्च कह रहा था कि दुनिया को हम एजुकेट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, इसके पहले तो दुनिया में अंधकार था। तो वही है, जितने भी मतलब ना ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या रिलीजन्स हो, वो सबको यही बताता है कि हम ही तो आके दीप जलाए हैं, उसके पहले धरती पे कुछ था थोड़ी, इंसान भी हम ही बनाए हैं, उसके पहले तो मिट्टी का एक वो लिया, उससे हमने इंसान बना दिया, उसके पहले नहीं था। सब झूठ बात है, हवा से पैदा थोड़ी होता है कुछ भी। तो जब रिलीजन में अथॉरिटी घुसने लगी, हो सकता है कि जो मेन रिलीजन के प्रोपोनेंट होंगे उन्होंने वैसा नहीं किया, लेकिन उसके आगे पीछे जो सिपह सलार ऐसे वैसे घूमने वाले लोग हैं, उनको लगा हुआ कि नहीं भाई, अगले के नाम का बिल हमको फड़ना है, हमको अथॉरिटी जमाएंगे अगले के नाम पे, है ना, भगवान के नाम से दूसरे को हम डराएंगे, बोलेंगे कि भगवान ऐसा बोले, और बोलेंगे अपने सर तब सिल्वर के बाद क्या लिखे हैं? ब्रास या ब्रॉन्ज।
BRASS, उसके बाद ब्रॉन्ज, पीतल और तांबा। तो यहीं पे हो जाता है, इन्होंने कर दिया वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण किया तो इन्होंने बता दिया क्या, इस वर्गीकरण की पद्धति का फायदा क्या हुआ देखिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, वेस्ट की देन है। अब वेस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि जिस दिन वेस्ट जो है ना ये बात कबूल दिया कि ये प्लेटो और सुकरात ईसा पूर्व में अगर था और इतनी गहरी चीजों पे डिस्कशन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो इसको इन चीजों का जो है ना कहाँ से प्रेरणा मिल रही थी, तो फिर सबका नाक नीचे चला जाएगा, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी, लाइट आ कहाँ से रहा था, कहाँ पे इन जगहों पे चर्चा हो रही थी। तो ये चीज, और ये चीज चोरी पकड़ाती है कैसे, जब पता चलता है व्यापार के बारे में, जब खुदाई होती है तो भारत की चीजें वहां मिलती है और पता चलता है व्यापारिक संबंध है लेखों में, तब मालूम चलता है। तो जिसका जिसके साथ व्यापारिक संबंध होगा तो कल्चर शेयर होगा ही और दर्शन आएगा ही। लेकिन अब पश्चिम को भी दुनिया को ये बताना है कि नहीं हमारा अपना नॉलेज सिस्टम है, तो ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि भारत और भारतीय चीजों को, दर्शन को, इन चीजों को प्लेटो और अरिस्टो पढ़ते और वो चीज थे। एविडेंस भी मिलता है तो दबा लिया जाता है उसको, लेकिन उनके पास एविडेंस है। कुछ लोग हैं जो कि फॉरेन वगैरह गए हैं और वहां पे जाकर के उनकी म्यूजियम्स में जो है जो चीजें मिली है आर्कियोलॉजी के म्यूजियम में, उसमें साफ साफ चीजें कहती है, लेकिन उसको वो लोग आउट नहीं कर रहे हैं। तो प्लेटो महोदय ये आ रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या किया कि लोगों को क्लासिफाई किया और क्लासिफाई करने के बाद रिक्रूटमेंट किया। सिर्फ यूं ही नहीं क्लासिफाई कर दिया शौक के लिए, रिक्रूटमेंट किया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किया, उनके गुणों के आधार पे उनको अलग अलग पदवियां दी, ठीक है, दरबार में अलग अलग जगह पे, है ना, जिसकी बुद्धि ज्यादा है या फिर जिसकी शक्ति ज्यादा है, तो इस तरीके से उन्होंने ये किया। तो इसके बाद क्या हुआ ना, यहीं से एक चीज आती है यूटोपिया कंसेप्ट, सपनों की दुनिया, इसको जो है हिंदी में लोगों ने अनुवाद किया स्वप्न, स्वप्न लोक या कुछ, लेकिन इसके लिए इंग्लिश टर्म यूटोपिया ही है। तो इन्होंने क्या कल्पना की, तो इन्होंने एक परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना की। यूटोपिया क्या होता है, परफेक्ट वर्ल्ड, जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, कोई क्राइम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट हो। तो उसका, उसके बारे में उन्होंने लिखा यूटोपिया के बारे में, कि एक परफेक्ट दुनिया हो तो ऐसी हो जिसमें लोग सुखी हो, ये चीजें हो, वैल्यूज ये हो, लोगों का रिक्रूटमेंट ऐसे हो। तो ये पहली बार जब हुआ ना, लोगों को वर्गीकरण करने की तरीका निकाला, तो लोगों के गुणों का पता चला, फिर उसको सही जगह पे सही जगह काम पे लगाया गया। तो जब सही आदमी को आप सही काम पे लगाते हैं तो उन्नति होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति में पढ़ने लिखने की क्षमता है, उसको जिज्ञासु है, और फिर वो बहुत अच्छे से बहुत चीजों को समझा भी सकता है, और आपने उसको टीचर या प्रोफेसर का जॉब सरलता से उपलब्ध करा दिया, तो वो व्यक्ति जो चीजें करेगा समाज में और अपने एक जीवन में करेगा, वो कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा जो केवल ऐसे पेट भरने के लिए वहां पे गया या केवल नौकरी करने के लिए। तो वो क्या करेगा, वो खुद ही नहीं जाएगा, वो अपने ऐसे 10-15 को खड़ा कर देगा पूरे जीवन में। तो इसीलिए सही पर्सन को आप जब सही जॉब पे जाते हैं तो क्या होती है, प्रगति बहुत तेजी से होती है। तो इसका नतीजा ये हुआ प्लेटो महोदय का, कि जब सही पर्सन को टेस्टिंग करके सही जगह पे लगाया तो बहुत ज्यादा जो है प्रगति होने लगी उस सभ्यता की। और फिर यही हुआ, ग्रीस बहुत तेजी से जो है ना आगे बढ़ता गया, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, वारफेयर हो, और दुनिया में ग्रीस जो है एक कबीलाई जो इलाका था, योद्धाओं का समूह, वो जो है कबीला से एक जो है ना वैश्विक ताकत बनकर उभरने लगा। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसकी प्रेरणा मिली इनके आइडिया से। यूटोपिया जो है ना एक परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना की, और उसने बताया कि परफेक्ट वर्ल्ड में चीजें कैसे चल रही होगी। तो उस यूटोपिया के आइडिया से गाइडेड होकर के, मतलब उस कहानी, यूटोपिया एक कहानी है, ठीक है, तो उससे गाइडेड होकर के लोगों ने जीवन में उतारा कि अच्छा इसको अगर हम लोग जीवन में ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हुई। तो यही वाली चीज हुई। इसको कई बार व्यंग्यात्मक रूप में भी करते हैं कि यूटोपियन सोसाइटी की बात करता है, मतलब आदर्शवादी समाज की। समाज तो कभी आदर्श हो ही नहीं सकता। तो ये चीज है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजों के है, जिस जो लोग आर्ट या पोएट्री में थे उनको आर्ट की तरह ये जो है दिया जाए। सर, यूटोपिया जो है ये कहानी बोल रहे थे, ये कहानी है? हाँ, एक कहानी है या एक ग्रंथ है इस तरीके से ऐसे करके, उपन्यास टाइप से, यूटोपिया। उसमें उस देश का नाम है यूटोपिया, जैसे इंडिया देश का नाम है ना, वो एक देश के बारे में बात करते हैं, काल्पनिक देश है यूटोपिया, जिसमें सब चीजें जो है परफेक्ट चल रही होती है यूटोपिया में। तो उसी से लोग प्रेरणा लेते हैं। अब क्या होता है कि बेचारा दार्शनिक क्या कर सकता है, जो आदमी कल जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जिसके पास कलम है, तो वो ऐसी कहानियां या किस्से लिख
करके चला जाता है कि भाई मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं। यहाँ राज किसका होता है? गुंडे लोगों का, जिनके पास तलवार होता है उनके पास राज होता है। उनके पास बुद्धि होती नहीं है और उनके पास नियत भी नहीं होती है ठीक करने की। उनका यही है कि भाई दूसरे का छीनोगे नहीं तो खाएंगे कैसे। टैक्सेशन क्या है? आपके शोषण करने का एक तरीका है। गुंडा के छीन ले या सरकार जो है टैक्स लगा के ले ले, बात तो एक ही है, गया तो आपके इस जगह से। तो अब ऐसे लोग बेचारे लेखक और बौद्धिक लोग क्या होते हैं? कमजोर लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं कहानी या ऐसे करके नाम पे, और फिर जब मर के चले जाते हैं तो उनकी कहानियां जीवित रह जाती है और उससे लोगों को प्रेरणाएं मिलती है कि भाई ऐसे करो वो करो। हक हकूक की आवाज जो है लोग उठाने लगते हैं। तो यही था यूटोपिया, बेसिकली वैसा ही था। दुनिया में जो दिक्कतें थी, एक आदर्शवादी समाज की कल्पना की। जब लोगों ने पढ़ा तो लगा कि यार ऐसा भी समाज हो सकता है, ऐसे भी चीजें हो सकती है। उसने आइडिया दिया और वही आइडिया वो जाके राज दरबार में देता तो क्या होता? सिर कलम कर दिया जाता उसका। तो एक कहानी के रूप में लिख करके दिया कि नहीं सिर्फ कहानी है, मन बटारन है, कल्पना है। उसने एक क्रांति ला दी यूटोपिया ने। तो इस तरीके से क्या हो गया कि यूटोपिया के जरिए लोगों ने विकास करना वहां पे चालू किया। अब प्लेटो को थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है, इस साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। तो प्लेटो को क्या कहा जा सकता है? ईसा पूर्व की बात है। प्लेटो को एक अर्ली साइकोलॉजिस्ट कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए स्पीयरमैन कैसे जो है ना प्लेटो को खा दिया, पर स्पीयरमैन कभी प्लेटो का लेवल प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि नकली हमेशा नकली ही होता है। स्पीयरमैन ने प्लेटो की एक चीज को कॉपी किया, बाजार में उतार दिया और फेम प्राप्त कर लिया, बट उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? तुम किसी की कविता, किसी की रचना चोरी कर लोगे, किसी का आविष्कार चोरी कर लोगे, पर जो जेन्युइन होगा ना वो लाइन लगा देगा अचीवमेंट्स की और आविष्कार की, वो रुकेगा ही नहीं। करो, कितना कॉपी कर पाओगे? यही थे प्लेटो महोदय, हमारे सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब प्लेटो ने बोला कि कोई एक्टिव चीज है, ठीक है, चेतना की बात की, जो कि हमारे माइंड को और हमारे इमोशंस को गाइड करती है, हमको मोटिवेट करती है, शेप करती है हमारे एक्शन और डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, और ये हमें प्रेरित करती है जीवन के लक्ष्यों की तरफ, चीजों की तरफ। तो प्लेटो ने क्या कहा? लेकिन प्लेटो की एक बात ये थी, हम लोग मेटेरियलिस्टिक में क्या चीज जानते हैं? मेटेरियलिज्म जो हम लोग का तरीका है, एम्पिरिसिज्म, उसमें नॉलेज किससे आता है? सेंस के थ्रू। नॉलेज थ्रू सेंसेस, इंद्रियों के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। प्लेटो ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम इस लाइन को लिख के यहाँ पे काट दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी लिख के ऐसे काट दीजिए कि प्लेटो ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। साइंस का आइडिया क्या कहता है कि जो इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है वही ज्ञान है। प्लेटो ने बोला नहीं, ट्रू नॉलेज जो है ना, असल ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, बल्कि असल ज्ञान कहाँ से देखा जा सकता है? थ्रू द आईज ऑफ माइंड। मन के चक्षुओं से जो है ना, इंद्रियों से केवल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तो असल चीज नहीं मिलेगी। तो असली ज्ञान जो है ना वो कहाँ से होगा? मन की आंखों से प्राप्त होता है। तो प्लेटो ने ये चीज की, यानी प्लेटो ने किस पे जोर दिया? थिंकिंग पे जोर दिया। सोक्राटस ने किस पे जोर दिया? थिंकिंग पे जोर दिया। अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। एक चीज आती है प्लेटो का जो है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, इसको हम लोग कल 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 हाँ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, संडे है। और थोड़ा सा ये प्लेटो का जो छूटा हुआ है ये पढ़ लेंगे, एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है प्लेटो सोल के बारे में, आत्मा के बारे में क्या कहते हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को समझना जरूरी है, फिर जो है सोल पे हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर के ये चीज पता चलेगी। अब इम्पोर्टेंट चीज प्लेटो के बारे में तीन चीज है कि फॉर्म्स क्या होता है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स क्या होता है, माइंड बॉडी डुअलिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया, और एलेगरी ऑफ केव क्या होता है, एलेगरी ऑफ केव भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो प्लेटो के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर किसी को प्लेटो में बहुत ज्यादा गहरी रुचि है तो द रिपब्लिक लेकर के पढ़ सकते हैं आप। यहाँ तक अगर किसी का कुछ छूटा है तो बताइए, ना फिर आज की